गुड मॉर्निंग बच्चों। केरलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले पिछले कक्षा में हम भारत की खोज किताब में तीसरा अध्याय है सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों का आना। ठीक है, इस भाग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों का आना, ठीक है, इस भाग पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। तो इस अध्याय में आर्य, ठीक है, आर्यों का आना मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग, ठीक है, कौन थे और इनका संस्कृति जिस तरह था और उनका अंत जिस तरह हुआ, ठीक है, मतलब उस प्राचीन काल में सिंधु नदी बाढ़ के लिए बहुत प्रसिद्ध था, फ्लड, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए वे लोग जिस तरह कोशिश कर रहे थे या जिस तरह व्यवस्था कर लिए थे, तो यह सारा विषय हम पिछले कक्षा में चर्चा किए हैं बच्चों। तो क्या हुआ था पिछले कक्षा में, क्या हुआ है, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारों भी ऊंची उठाई गई है। तो यहाँ तक देख लिए। तो इसका अर्थ होता है कि बच्चों उधर क्या हो रहा था, जब बाढ़ फ्लड आ जाता है उस समय सतह मतलब धरती पर अब ये धरती है, इस पर बार बार, कल भी मैंने आपको दिखाया था, बार बार बाढ़ आने से, ठीक है, तो पानी आने से इधर क्या जमा होता था, बालू जमा होता था। उससे क्या होता था, सतह मतलब धरती ऐसा ही ऊपर उठता जाता था। उससे बचने के लिए वे क्या करते थे, अपना घर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऊपर, ठीक है, धरती से ऊपर बनाने के लिए वे कोशिश करते। तो इसलिए अब आधुनिक काल में क्या हुआ, अवशेष मिले हैं, उससे हम समझ लेते हैं कि तो उस समय, ठीक है, सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे, एक या दो मंजिल के घर, ठीक है, एक या दो मंजिल के घरों में वे वास करते थे। समझ में आ रहे हैं ना, यहाँ तक देख लिए हैं बच्चों। आइए देखेंगे। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, ठीक है। सूबा मतलब देश का खंड या भाग है। सूबा मतलब देश का भाग है या खंड, ठीक है। पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था। उपजाऊ मतलब अनाज पैदा करने की जमीन, उपजाऊ मतलब अनाज पैदा करने की जमीन, ठीक है। उस समय मतलब प्राचीन काल में, उस समय उस मतलब उस सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी के लोग जिस स्थान पर वास करते थे, ठीक है, तो वहां का धरती मतलब उस देश का खंड या भाग पुराने समय में बहुत समृद्ध, ठीक है, और उपजाऊ था। अनाज पैदा करने की जमीन ಹೊಲ ಬಿತ್ತಕ್ಕಂತ ಹೊಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಹೊಲ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ सिंध घाटी सभ्यता था, देखो सिंध का सूबा मतलब सिंध देश का वह भाग अनाज पैदा करने के लिए, वो अनाज पैदा करने के लिए एक बहुत अच्छा जमीन या धरती था, ठीक है, और वह बहुत समृद्ध, समझ रहे ना, समृद्ध भाग के साथ साथ वह अनाज पैदा करने के लिए अच्छा जमीन था. ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ठीक है। पर मध्य युग के बाद वह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया, ठीक है। तो पहला पहला वह जमीन बहुत अच्छा था फसल निकालने के लिए, लेकिन ऐसे ही समय बिताने के बाद, समझ में रहे ना, मध्य युगीन मतलब बोलते हो आदिकाल, मध्य युग और अब क्या है आधुनिक काल, समझ में रहे ना, आदिकाल, मध्य काल और आधुनिक काल, इस तरह तीन भागों में। तो आदिकाल में वो क्या था, इस तरह वह धरती बहुत फसल के लिए वो खेती का काम करने के लिए बहुत अच्छा था। मध्य युग में मतलब उससे आदिकाल से कुछ साल बीतने के बाद मध्य युग, तो उसमें क्या हो गया, वह पूरा रेगिस्तान रह गया। रेगिस्तान मतलब मरुभूमि ಅಂತ मरणिंद ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ मरुभूमि, रेगिस्तान, ठीक है। तो रेगिस्तान जैसा हो गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। देख लो इधर, इसलिए यह मुमकिन है, मुमकिन मतलब संभव, यह संभव है कि मौसम परिवर्तनों ने इन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। मौसम की परिवर्तन मतलब सीजन बदलते हैं ना, मौसम मतलब सीजन, ठीक है। तो इसके परिवर्तन में उदाहरण के लिए अब आप देखते रहते, उदाहरण के लिए कहता हूं मैं, सुबह बहुत धूप रहता है, धूप, ठीक है, तो शाम होते ही पूरा वातावरण बदल जाता है, मौसम बदलता है, बरसात आने का समय, बरसात आने जैसा वातावरण बदल जाता है, तो उसी मौसम में परिवर्तन। तो उसी तरह इधर क्या हुआ, मौसम के परिवर्तन से इलाके के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया। मौसम की यह परिवर्तन क्या हुआ, उस इलाके में या उस देश में जीने वाले लोगों का रहन सहन और उनके पद्धति पर प्रभाव डाल दिया, समझ में आ रही ना। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा, समझ में आ रही ना। तो इस तरह एक अच्छा धरती जीने के लिए और फसल उगने के लिए, समझ में ना, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಬೆಳೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಚಲೋ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಬರುತ್ತಾ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತ್ರಿ, ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ वातावरण बदलावने, मौसम का परिवर्तन। मौसम का परिवर्तन उन लोगों के जीवन पर बहुत प्रभाव डाल दिया, समझ में आ रहे ना। तो बार बार मौसम बदलता हो तो क्या होता है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, बार बार फ्लड आने से, ठीक है, तो बार बार फ्लड आने से उधर क्या होता है, वो धरती पूरा खराब हो जाता है, जमीन, ठीक है। इस तरह क्या हुआ, उनका अंत हो गया। देख लो इधर क्या कहते हैं उन्हें, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव, मौसम में बार बार परिवर्तन होने का वो प्रभाव क्या हुआ, देखो, दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता के अपेक्षाकृत मतलब तुलना में मतलब कंपैरिजन बोलते ना, अपेक्षाकृत, ठीक है। अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा, ठीक है। तो मौसम के परिवर्तन तुलना में क्या हुआ, उस नगर के या उस देश के छोटे छोटे नगर पर भी क्या हुआ, तो उसका प्रभाव पड़ा, इसका मौसम परिवर्तन का प्रभाव। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है। पर्याप्त मतलब जितना चाहिए उतना, जितना चाहिए उतना। तो क्या करके देख लो इधर, हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो है, समझ में ना, मतलब इस सिंधु घाटी का अंत जिस तरह हुआ, ठीक है, मौसम परिवर्तन है उस पर बहुत प्रभाव डाल दिया,
तो उसके बारे में समझाने के लिए हमारे पास कारण तो है, ठीक है, दिखाने के लिए या समझाने के लिए कारण तो है। कारण तो है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, समझ में आ रहे ना। पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है, ठीक है। कारण तो है, कारण यह है कि यह तो इसका परिणाम या इसका प्रभाव, इसका मौसम परिवर्तन का प्रभाव गंगा घाटी तक, ठीक है, संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಗಂಗಾ ಘಾಟಿ ಗಂಗಾ ಪರ್ವತದವರೆಗೂ ಸಹ ಏನಾಯ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅದರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದವರೆಗೂ ಸಹ दूर तक फैली थी। पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है. बट ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಜಿತನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಉತನಾ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, समझ रहे ना। आंकड़े नहीं है। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था। देखो वह बालू मतलब बालू अंतर है ना, मरल, रेत, ठीक है। तो वह रेत या बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर, वह बालू एक ही नहीं ऐसे अनेक प्राचीन शहरों पर छाकर, ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹಳೆಯ ಅನೇಕ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ठीक है, बालू छाकर उन्हें ढक लिया था, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸಿ ಆ ನಗರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾವುದು? मरड़, ठीक है। तो मौसम के परिवर्तन से, तो इसका मूल अर्थ आप समझ लो कि फ्लड आने से, बाढ़ आने से, बार बार बाढ़ आने से। वे पहले ही कहते हैं कि प्राचीन काल में सिंधु नदी बाढ़ के लिए बहुत प्रसिद्ध था, समझ में रहे ना। तो उससे क्या हुआ था, बालू मतलब रेत अनेक शहरों को छाकर ढक लिया था, तो उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, समझ में रहे ना, ढक लिया था, फिर वह उसे सुरक्षित भी रखा था। जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। जबकि मतलब जैसे ही, ठीक है, वह सुरक्षित भी रखा था, जैसे ही दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। खंड खंड मतलब भाग, अलग अलग, समझ में रहे ना। वह क्या किया है, रेत मतलब बालू कुछ शहरों को छाकर ढक लिया है, उससे उसका नाश भी हुआ है, फिर कुछ शहरों को वह सुरक्षित भी किया है, समझ में रहे ना। तो कैसा, देखो जैसे ही दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण, दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मतलब संस्कृति के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए, समझ में रहे ना। तो उससे क्या हो गया, कुछ शहर नाश भी हो गए और कुछ शहर उससे सुरक्षित भी रहे। तो अब हम तो जो शहर सुरक्षित है उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं, अवशेष मिले हैं, तो उस अवशेष से हम प्राचीन काल में वह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो, देखेंगे तो आगे इस अध्याय में आर्यों का आना, इस अध्याय से नेहरू जी हमें और भारत सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या समझाने के लिए कोशिश किए हैं। तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।